ओप्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये इसको हम लोग ऑब्जेक्ट पासिंग भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जब आगे कोई बीटेक या बीसीए वगैरह करेगा उसमें इसका बहुत काम है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पासिंग का। तो लिख लो, इसमें आप एक दो डेफिनेशन पहले समझनी पड़ेंगे। देखो एक हेडिंग जो है ऑब्जेक्ट, सब 10th में पढ़ा हुआ है लेकिन उस समय केवल लर्न किया था, अब उसका जो है हम प्रॉपर यूज करेंगे। लिख लो, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी, ENTITY, object is an entity of a class that has all the features, that has all the features, features के आगे ब्रैकेट में लिख लो वेरिएबल एंड फंक्शंस, that has all the features of its class, that has all the features of its class। अब जाइए समझना ये जो लिखा है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे हमने यहाँ पे बोला क्लास, ठीक है, क्लास एग्जाम्पल इसको नोट भी करते हैं। चलो, क्लास का नाम हमने कह दिया एक डेमो। क्लास डेमो में एक इंटीजर ए है, डबल बी और कैरेक्टर टाइप का सी। ये तीन वेरिएबल हमने ले रखे हैं अलग अलग। और इसके बाद इसमें और भी चीजें बनी हुई हैं, इसमें वाइट गेट बना है, ठीक है, और भी फंक्शंस वगैरह बने। मान लो जैसे एक वाइट गेट मान लेते हैं, एक छोटा सा फंक्शन है वाइट गेट, और उसमें हमने कुछ काम किया हुआ है, ठीक है। अब इसी में हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हमने एक फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो सबको आते ही बनाना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, डेमो x इक्वल टू न्यू डेमो। ये हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अभी अभी हम लोग लिखते आ रहे हैं, क्या लिखा हम लोग ने, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी ऑफ अ क्लास। मतलब इसका क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो किसी क्लास से निकल के आता है, ऐसा समझो। ऑब्जेक्ट इज द एंटिटी ऑफ अ क्लास, मतलब जैसे हम लोग जो है अपने पेरेंट्स की एंटिटी है, हम लोग अपने पेरेंट्स की एंटिटी है, वैसे ही इसका एंटिटी कौन है, वो क्लास है, ठीक। हमेशा क्लास का ही जो वेरिएबल होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अब इट कंटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास। प्रॉपर्टीज का मतलब हमने अभी बताया कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज का मतलब है ये वेरिएबल और फंक्शन। मेनली हम लोग फोकस करते हैं वेरिएबल पे, फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। कंटेन ऑल द वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ इट्स क्लास। तो ये जो ऑब्जेक्ट एक्स होगा, ऑब्जेक्ट, उसमें एक लाइन और फुल स्टॉप के बाद ऐड कर लो। द डेटा टाइप, कहीं पे लिख लो साइड में अलग अलग से, कहीं पे लाइन लिख लो, ये सब MCQ में मिल सकते हैं ऐसे को। द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज, कोई बता दो क्या है, क्लास। वेरी गुड, द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्लास। अब डेमो एक्स में तो ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, क्लास। देखना, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है क्लास। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने एक्स ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर, एक्स के अंदर इसके सारे मेन के अलावा जो भी चीजें बची है ना ऊपर, वो सब जो है इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ये सब इसकी प्रॉपर्टी है मेन के अलावा। तो मेन में जब इसमें एक्स ऑब्जेक्ट बना तो इसके अंदर क्या आ गया, ए आ गया, इसके अंदर बी आ गया, और इसके अंदर क्या आ गया, सी आ गया, ए बी और सी आ गया, ठीक है। और इसके अंदर ये फंक्शन जो है ना वो भी आ गया, बट उसका ज्यादा रोल होता नहीं क्योंकि ये चलते हैं तो वो अपने आप यूज होता है, ठीक है, ऐसा मान लो। लेकिन फिलहाल तो ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी ऑफ अ क्लास दैट हैज ऑल द फीचर्स ऑफ इट्स क्लास, ठीक है। अब अगर किसी ने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, डेमो वाई इक्वल टू न्यू डेमो, हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट और बना दिया। तो जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बना, इसका डेटा टाइप क्या है बताओ, वाई का, क्लास डेमो। तो इसका मतलब एक और वाई बनेगा, और उस वाई में भी क्या क्या होंगे, ए बी सी और गेट, उसके अंदर भी ये सारी चीजें होंगी। कुछ पॉइंट समझ में आया? तुम अगर 50 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 50 ऑब्जेक्ट की एक अलग अलग कॉपी बनती जाएगी, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे एक चीज और आती है, हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल शायद बताए थे कभी नहीं, अच्छा बताए थे, ठीक। अगर किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दोगे, ठीक है ना, तो इसका नेचर कुछ बदल जाएगा, वो अभी हम लोग लिखेंगे बाद में। तो ये हम लोग का फिलहाल अभी इतना समझ, ये चीज होती है, ठीक है, इतना समझ में आया, तो इतना ये ऐसे नोट कर लो जरा, ये नोट कर लो, फिर इस पे कुछ तो थोड़ी बहुत थ्योरी लिखेंगे। हो गया, चलो तो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके नीचे एक लाइन लिखो जा, मेमोरी रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट, मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या लगता है कैसे मेमोरी निकलेगी? तो यहां पे लिख लो जा, मेमोरी इक्वल टू, हाँ हाँ वेरी गुड, मेमोरी इक्वल टू मेमोरी रिक्वायर्ड बाय, तो उसके आगे लिखो मेमोरी रिक्वायर्ड बाय इंस्टेंस वेरिएबल्स, मेमोरी रिक्वायर्ड बाय इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक, मेमोरी रिक्वायर्ड बाय इंस्टेंस वेरिएबल। अभी हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को भी समझेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अगर हम लोग इसमें कह दें, हम यहाँ पे ये कह दें कि मेमोरी, मेमोरी ऑफ, मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट एस, ऑब्जेक्ट एक्स की मेमोरी निकालनी है। इस एक्स के अंदर है क्या क्या, ए बी और सी। फंक्शन को तो हटा दो, फंक्शन का कोई काम है नहीं, ऐसा समझ लो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, एक हमारा इंटीजर टाइप का ए होगा, प्लस एक हमारा डबल टाइप का बी होगा, डबल बी होगा, एक हमारा कैरेक्टर टाइप का क्या होगा, सी होगा। और यहाँ पे ए जो है इंटीजर तो है, 4 बाइट चाहिए इसको, इसको 8 बाइट चाहिए, 8 बाइट चाहिए, और इसको चाहिए क्या, 2 बाइट्स, ठीक है ना। तो टोटल हो गया हमारे कितने, 14 बाइट्स, यानी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को 14 बाइट्स चाहिए होंगे। पॉइंट समझ में आया? तो अगर मेमोरी पूछेंगे तो इस तरह से मेमोरी कैलकुलेट करोगे। लोकल वेरिएबल इसमें नहीं ऐड होंगे, केवल ग्लोबल वेरिएबल ही ऐड होंगे। तो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग का 14 बाइट्स चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो जा, कैलकुलेट द मेमोरी रिक्वायर्ड बाय, कैलकुलेट द मेमोरी रिक्वायर्ड बाय, कैलकुलेट द मेमोरी रिक्वायर्ड बाय। और इसके बाद हमने कुछ इसी क्वेश्चन के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए हमने जो है एक ये कुछ ऐसा बना दिया, इसकी मेमोरी बताओ क्या होगी। और ऐसे दे दिया हमने क्या, डेमो, डेमो वी इक्वल टू, डेमो वी और ये इक्वल टू न्यू डेमो, ये ऐसे, और ये दे दिया। ये पहचानने की कोशिश करो ये है क्या पहले तो, इस, हाँ एरे है, बिल्कुल है। किसका एरे है? नॉर्मली एरे इंटीजर डबल फ्लोट इनका होता है ना, बट ये एरे किसका है, ऑब्जेक्ट का। डेमो वी लिखा है तो वी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, और ये बना है आगे एरे। तो जरा इसकी मेमोरी बताओ, कितने ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर, ऑब्जेक्ट कितने हैं? हाँ, इस वाले लाइन में तुम्हें कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, एरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। और इस समय एरे इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, 5। यानी इसमें एक V0 है, एक V1 है, एक V2 ऐसे ही है, 5 ऑब्जेक्ट है ना। और एक ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी चाहिए यहाँ पे, 14। अब समझ में आया? तो यहाँ पे लिख लो क्या कहते हैं, इक्वल, ठीक है, मेमोरी इक्वल टू 14 × 5 इक्वल टू
ये 70, ठीक है, ये 70 बाइट्स ऐसे। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो 70 बाइट्स, ठीक है, तो ये ऐसे मेमोरी इसकी निकाली जाती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है। हमने यहाँ पे बोला क्या, इंस्टेंस वेरिएबल, लेकिन ये मेमोरी चेंज भी हो सकती है अगर कोई वेरिएबल हमारा स्टैटिक हो गया तो। ठीक है, तो अब इसके बाद जरा लिखो एक दो लाइन और, नेक्स्ट में लिखो, पॉइंट वाइज लिखते चला है स्टिक बना के। क्लास इज कॉल्ड, क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। एक ऐसे पॉइंट बना लो स्टिक करके, उसके आगे लिख लो, क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बिकॉज all the objects are created, because all the objects are created inside a class, because all the objects are created inside a class। ठीक, दूसरा एक लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, क्लास इज अ कंपोजिट डाटा टाइप, क्लास इज अ कंपोजिट डाटा टाइप because it may contain, because it may contain more than one, because it may contain more than one type of data types, because it may contain more than one type of data type। मतलब समझ में आया? देखो ये जो हमने लिखा है, ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक्स है एक ऑब्जेक्ट, ये क्या बोला जाता है, डेटा टाइप है इसका ना। डेटा टाइप कैसा है, क्लास। तो हम लोग क्लास को बोलते हैं कंपोजिट डाटा टाइप। क्यों? इसका जो भी वेरिएबल बनेगा उसमें हो सकता है इंटीजर हो, डबल हो, कैरेक्टर हो, या कुछ और भी हो। तो एक से ज्यादा डेटा टाइप होते हैं ना ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये बनता है क्लास से, तो इसलिए बोलते हैं इसको कंपोजिट डाटा टाइप है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गया, और थ्योरी में तो कुछ ऐसा बच नहीं रहा है। ठीक है, अब जहाँ एक हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल और उसका यूज, उससे मेमोरी पे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये जहाँ लिखेंगे। लिखो एक हेडिंग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पहले। ठीक है, एक हेडिंग लिखो, अच्छा लिख लो टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लिख लो टाइप्स ऑफ वेरिएबल। नंबर वन, लोकल वेरिएबल। ऐसे हम लोग, बहुत से लोग सोचते हैं कि लोकल और ग्लोबल होता है, नहीं वो गलत है। ठीक है ना, ग्लोबल भी बना सकते हैं लेकिन कुछ और ही, मेन आंसर तो कुछ और है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इसमें लिखो अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड inside a function, a variable declared inside a function is called local variable। A variable declared inside a function is called local variable, is called local variable। और फुल स्टॉप के बाद लिख लो, it cannot be used, it cannot be used outside the function, it cannot be used outside its function, इट कैन नॉट बी यूज आउटसाइड इट्स फंक्शन। और एक एग्जाम्पल लिख लिया हम लोगों ने, जैसे हमने कहा क्लास, क्लास का नाम दे दिया हमने EX। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा ऐसे वाइड, वाइड गेट। अब वाइड गेट में हमने लिख दिया एक इंटीजर x, ठीक है, और एक यहाँ पे लिखा हमने इंटीजर y इक्वल टू x प्लस x। ठीक, ये और इसके हमने SOPLN में y को करा दिया प्रिंट। यहाँ पे कौन से वेरिएबल लोकल वेरिएबल है बताओ, y, y इज लोकल वेरिएबल, गलत है। x नहीं है क्या, x भी है। पता क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, वो तो ये पूरा पार्ट है, ये जो पहली लाइन है ये भी तो फंक्शन का ही पार्ट है, फंक्शन प्रोटोटाइप ना, ये अलग थोड़ी ना। तो इसका मतलब है ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, ये हमारे जो यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं और यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, ये लोकल वेरिएबल है। पैरामीटर वाला भी लोकल है। ठीक, तो इसको नोट करना चाहे अपने हिसाब से नोट कर लो, ये हमारे लोकल वेरिएबल हैं। ठीक,
अब देखना, ये तो लोकल वेरिएबल आ गया समझ में, ठीक है। ये अगर हम लोग सोचे इस लोकल वेरिएबल को यहाँ पे एसओ पेलेन एक्स और वाई करा दे तो हो पाएगा क्या? नहीं, ये इसके ब्लॉक है, इसका एरिया है, बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये अपनी बॉडी के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे एक लिखा वेरिएबल, ऐसे इंटीजर पी क्यू आर ऐसे मान लो लिख दिया। तो ये वेरिएबल हमारे कैसे हैं? ग्लोबल हैं। लेकिन ग्लोबल में भी दो टाइप के वेरिएबल हो जाएंगे। कौन कौन से, किसी को पता है? स्टैटिक और इंस्टेंस, नॉन स्टैटिक ना, तो वो जो हम लोग समझते हैं। इसके बाद लिखो जा इंस्टेंस वेरिएबल, और फिर से हम लोग थोड़ा मेमोरी पे आएंगे, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस और ब्रैकेट में लिख लेना स्टैटिक वेरिएबल भी बोल, नहीं सॉरी, इसमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं इसको। इंस्टेंस और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इसमें लिख लो अ वेरिएबल declared, a variable declared just after class declaration, a variable declared just after class declaration without static keyword, a variable declared just after class declaration without static keyword is called instance variable, is called instance variable, ठीक। अब यह समझना, अभी नोट मत करना, कुछ और भी हम लिखवाएंगे, ठीक है। क्लास, क्लास का नाम हमने दे दिया मान लो डेमो। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर बी, ठीक। और यहाँ पे हमने बाकी चीजें भी लिख दी, और इसके बाद हमने कहीं पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। और ऐसा रूल नहीं है कि ऑब्जेक्ट मेन में बनेगा, कहीं पे भी बना सकते हो। अब हम लोग इस चैप्टर में कहीं पे भी बनाएंगे डेमो पी इक्वल टू न्यू डेमो। ये क्या है, पहचानो जाए इसको भी, ये क्या चीज है बोलो? पी, ऑब्जेक्ट। इस पी के अंदर क्या क्या होगा? ए एंड बी, वेरी गुड। तो हमने कह दिया पी के अंदर ए भी होगा और इस पी के अंदर बी भी होगा, ठीक है। इसके बाद हमने इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट दो सेम नाम के नहीं बन सकते, न्यू डेमो, और ये हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। तो क्या हुआ, जब ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्यों बना, इसके अंदर क्या क्या होगा बताओ? इसका भी डेटा टाइप तो क्लास है ना, डेमो है, और डेमो के पास दो ही ग्लोबल वेरिएबल हैं, तो इसके अंदर भी क्या होगा? ए और बी। तो देखो जितने तुम ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हो उसमें क्या हो रहा है, एक सेपरेट कॉपी बनती जा रही है ना, अलग अलग कॉपी बनती जा रही है। तो जब किसी भी वेरिएबल की हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। और जो हम लोग मेमोरी कैलकुलेट कर रहे थे वो इंस्टेंस वेरिएबल की थी। अब मान लो अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया क्या? स्टैटिक, किसी भी वेरिएबल के आगे लगा दिया स्टैटिक, तो इसका मतलब है इसकी बार बार कॉपी नहीं बनेगी, एक ही कॉपी बन पाएगी शुरुआत में, ठीक है। अब अगर इसके हम लोग डायग्राम की बात करें तो अब डायग्राम में क्या चेंज आएगा? जब पहले ये चलेगी लाइन तो ये तो काम होगा ही होगा, और हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग के लिए स्टैटिक की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लिख दो या ना लिखो, ठीक है। अब जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? दूसरे ऑब्जेक्ट में इस क्यू के अंदर क्या आएगा? एक तो ए आएगा, दूसरा क्या आएगा? बी। लेकिन जब बी आएगा क्यू को सेपरेट कॉपी नहीं मिलेगी, क्यू इसी कॉपी से साथ अटैच हो जाएगा, यानी एक कॉपी है, दोनों लोग सेम कॉपी को शेयर कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया p डॉट 10, नहीं p डॉट ए, p डॉट ए इक्वल टू 5, q डॉट ए, ये हम लोग b की बात करते हैं, क्यों a को कोई काम नहीं है। p डॉट बी इक्वल टू 5, q डॉट बी इक्वल टू 10, और फिर हमने बोला एसओ पीएलएन p डॉट बी कॉमा q डॉट बी। ये करो, अब जरा समझना क्या होगा इससे। अब क्या दो कॉपी है? क्या नहीं, एक ही कॉपी है ना। अब इसमें आंसर क्या आएगा? जरा देखो, हमने क्या बोला पहले? ऑब्जेक्ट बने स्टैटिक के साथ, अभी सब लिखेंगे, अभी समझते हैं। तो क्या हुआ? p डॉट बी कहाँ पे चला गया बताओ? p का b ना, p का b जो है ये, इसको वैल्यू क्या मिल गई? 5। दूसरे में क्या कह रहे हो तुम? q डॉट बी। तो क्या इसके सेपरेट कॉपी है? नहीं है, एक ही कॉपी है ना। तो हाँ, ये बिल्कुल इसको सही बोला, इसको क्या कर देगा? ये ओवरराइट। अब जब इसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा बताओ? हाँ, क्योंकि ये जो है ना
P का जो B था वो तो हट गया ना, वहां पे तो Q ने ओवरराइड करा दिया, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसकी भी वैल्यू 10 और इसकी भी वैल्यू 10। कुछ पॉइंट समझ में आया? अब यहाँ पे क्यों करते हैं स्टैटिक का, क्या फायदा होता है? मेमोरी सेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब कितनी मेमोरी होगी, जरा सोचो, इस दो ऑब्जेक्ट में कितनी मेमोरी लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, दोनों की मिला के बताओ। हाँ 12, वेरी गुड। क्यों? एक तो 4 बाइट ये हो गया, 4 बाइट ये हो गया, बट ये तो एक ही बार बना ना, तो ये 4 ही है, 8 नहीं हो पाया इस बार, तो ये क्या हो गया 12। पॉइंट समझ में आया? अब ऐसा क्या होता है जब सॉफ्टवेयर बनते हैं तो बहुत से वेरिएबल ऐसे होते हैं जो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं। जैसे सोचो क्या कोई ऐसा कोई, जैसे हम लोग स्कूल की बात कर ले, चलो स्कूल का सॉफ्टवेयर एक कोई बन रहा है, उसमें क्या चीज हर बच्चे के लिए, हर टीचर के लिए, हर प्रिंसिपल के लिए, हर स्टाफ के लिए, क्या स्कूल का नाम, वो जॉब कर रहा है इस स्कूल में, वो पढ़ रहा है इस स्कूल में, वो प्रिंसिपल है इस स्कूल, वो तो कॉमन होगा ना। 4th क्लास एम्प्लॉय में भी वही कॉमन होगा। तो क्या होता है, अब अगर मान लो स्कूल में 5000 बच्चे हैं, तो प्रोग्राम में ये 5000 ऑब्जेक्ट बने होंगे, एरे से बने या जैसे बने, वो हम नहीं जा रहे हैं डीप में। तो 5 ऑब्जेक्ट बने, तो अब सोचो जो हमने कितनी मेमोरी बचा ली उसमें। 5000 वेरिएबल की जगह हमने एक ही वेरिएबल से सब काम चल रहा है। ऐसे बहुत से वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये इसका काम है मेनली, ठीक है। चलो, तो अब ये यानी क्या कर रहा है, ये एक टाइप का क्या है, स्टैटिक, क्या है, एक मॉडिफायर। दो मॉडिफायर है हमारे कोर्स के हिसाब से, एक स्टैटिक हो गया और दूसरा फाइनल। फाइनल क्या करता है, वैल्यू को फिक्स कर देता है, यानी दूसरी कॉपी नहीं बननी है। ये क्या कर रहा है, ये कॉपी नहीं बनने दे रहा है, वैल्यू पे नहीं इसका इंपैक्ट है, वैल्यू एक अलग बात हो गई, ये उसकी मल्टीपल कॉपी। यानी हमने कभी लिखवाया होगा अगर स्टैटिक में, इफ मॉडिफायर में, तो ये लिखा है इट इज यूज्ड टू मेक अ फंक्शन और अ वेरिएबल यूनिक, यानी उसकी डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये था। तो चलो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी किसकी, इंस्टेंस, इसको अभी मत लिखो, अभी कुछ और भी लिखवाएंगे, उसी के बाद फुल स्टॉप के बाद लिखो जरा। क्या लगता है इस वेरिएबल की एक कॉपी होती है कि मल्टीपल कॉपी होती है? किसकी? इंस्टेंस की। क्या होती है? मल्टीपल। तो लिख लो इसमें इट हैज अ सेपरेट कॉपी, it has a separate copy for each object of its class. It has a separate copy for each object of its class. ठीक है। अब इसके बाद इतना बड़ा एग्जाम्पल जरूरत नहीं है लिखने की, एग्जाम में अगर पूछते हैं एग्जाम्पल लिखो तो बस इतना ही लिख दो, इंटीजर डेमो, और यहाँ तुम लिख दिया इंटीजर ए कॉमा बी, ठीक है, ऐसे बस। तो ये जो क्लास के बाद डिक्लेयर हुए हैं, बिना स्टैटिक कीवर्ड के डिक्लेयर हुए, ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है, बस इतना एग्जाम्पल में नोट करो। पेपर में आएगा गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल, तो इतने ही लिखोगे, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में ही आती है चीजें। उसके बाद लिख लो जरा लास्ट थर्ड टाइप का वेरिएबल, क्लास, और थर्ड टाइप क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास और, एक मिनट रुकना, क्लास और स्टैटिक, सॉरी इंस्टेंस नहीं, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल, दो नाम है, क्लास वेरिएबल बोलो या स्टैटिक वेरिएबल बोलो, इसमें लिख लो, सब कुछ सेम है। अ वेरिएबल declared just after class declaration, a variable declared just after class declaration, just after class declaration using, just after class declaration using static keyword, using static keyword। इनकी सेम कॉपी की मल्टीपल कॉपी? सिंगल कॉपी। तो लिख लो इसमें इट हैज अ सिंगल कॉपी, it has a single copy for each object of its class, it has a single copy for each object of its class, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल में लिख लो, सेम टाइप का एग्जाम्पल लिख लो, इसके आगे लिख दो क्या, स्टैटिक, इसके आगे लिख दो स्टैटिक,
तो अब ये वेरिएबल हमारे क्लास वेरिएबल बोल दिए जाएंगे। ठीक है, क्लास वेरिएबल। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, ये पेपर में आ चुका है। नेम द कीवर्ड टू मेक टू कन्वर्ट, ऐसे लिखो, नेम अ कीवर्ड टू कन्वर्ट इंस्टेंस वेरिएबल इनटू क्लास वेरिएबल। नेम अ कीवर्ड टू कन्वर्ट इंस्टेंस वेरिएबल इनटू क्लास वेरिएबल। क्या होगा आंसर? स्टैटिक। ये 10th में भी आया है, 12th में भी आया है को। आंसर हो गया स्टैटिक। ठीक, तो चलो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। थोड़ा हम लोग फैमिलियर हो गए ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट, कि ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, देखो, राइट अ प्रोग्राम इसमें लिखो, जैसे कोई सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, या एक, चलो एंगल वाला ही कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, write a program to calculate the distance and midpoint, distance and midpoint for two given point, distance and midpoint for two given points using, और अब वो ये बताएंगे कि क्लास का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है। तो लिखते चलो साथ में, क्लास, क्लास का नाम है पॉइंट, डबल एक्स कॉमा वाई, डबल एक्स कॉमा वाई। आफ्टर दैट हम लोग के पास कुछ मेथड्स भी हैं। मेथड्स में पहला मेथड हमेशा कंस्ट्रक्टर ही होता है, सबको पता है, पॉइंट। इसके आगे लिख लो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ, वॉइड एक्सेप्ट, वॉइड एक्सेप्ट। इनपुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, इनपुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? एक्स और वाई की बात हो रही ना, दैट इज एक्स एंड वाई। इनपुट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दैट इज एक्स एंड वाई। उसके बाद एक फंक्शन हमारा और है, void show, void show। it print the coordinate of a point, it prints the coordinate of a point in given format, it print the coordinate of a point in given format। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आगे लिख लेना एग्जाम्पल, ऐसे प्रिंट करना है। मान लो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई 2,3 है, तो ब्रैकेट के साथ प्रिंट करना है इस फॉर्मेट में। ठीक है, ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कॉमा वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझ भी लें पहले क्वेश्चन। एक पॉइंट है हमारा ए, एक पॉइंट है हमारा बी, हम ये 2D की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें हमें इसके बीच की निकालनी है डिस्टेंस। तो हमें इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पता होंगे, दैट मीन्स एक्स एंड वाई। इसके भी हमें कोऑर्डिनेट पता होंगे, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो कुछ आइडिया लग रहा है ये ए और बी क्या होने वाले हैं? ऑब्जेक्ट होंगे, यानी एक ए ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर क्या क्या होगा? एक्स और वाई। जब इमेजिन करो हम इस क्लास का जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? एक्स और वाई, तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो हम इसके बीच के डिस्टेंस निकाल रहे हैं फॉर्मूला से, और इसके बीच का निकाल रहे हैं मिड पॉइंट। इसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो अभी तो हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखते चलो आगे। ठीक है, तो ये हम लोग के 2 पॉइंट फंक्शन हो गए। एक फंक्शन अगला लिखो जरा,
डबल डिस्टेंस, डबल डिस्टेंस, और यहां पे इन्होंने दे दिया ऐसे पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी। कभी कभी ये ए और बी नाम नहीं देंगे तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। ये फंक्शन गेस करो क्या करने वाला है। हाँ, रिटर्न्स, ये 2 पॉइंट होंगे ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो वहां पे ये x1 और y1 इसके होंगे और x2 और y2 इसके x और y होंगे, बट नाम इनका x और y होगा, x1 नहीं होगा वहां पे। ठीक है, 2 कॉपी चल रही है ना अब तो। और हम क्या इसमें स्टैटिक बनाएंगे इसको, क्या नहीं, स्टैटिक बनाने से फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ओवरराइड करेगा बार बार उसी वैल्यू को। तो यहाँ पे लिख लो रिटर्न द डिस्टेंस बिटवीन, returns the distance between two parameterized object point objects, return the distance between two parameterized object two parameterized point object, बात एक ही थी हालांकि, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, और इसके बाद एक और हमने लिख दिया, इसमें हमने लिख दिया वाइड, लिख लेते हैं, चलो रिटर्न अभी नहीं करा रहे, वाइड या लिख लो रिटर्न ही लिख लो, ठीक है, आता तो यही सबको। तो यहाँ पे लिखो जब पॉइंट, पॉइंट मिड, पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी, ऐसे। ये क्या कर रहा होगा, प्रिंट करेगा कि रिटर्न करेगा बताओ। हाँ, रिटर्न करेगा, वाइड लिखते तो प्रिंट करता ना, बट हमने उसको रिटर्न, तो लिख लो यहाँ पे इट रिटर्न्स द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, इट रिटर्न्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, it returns the coordinate of midpoints of parameterized point object, point object। और इसके लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा, मेरे ख्याल से पता है, जिसको नहीं पता है, जो मैथ्स नहीं लिए हैं उनके लिए शायद भूल गया होगा, तो लिख लेना फॉर्मूला इसमें ये होगा। पहला x निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैसे तो सबको पता ही होगा, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है लिखना चाहे तो लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, लास्ट में वाइड मेन, लास्ट फंक्शन बनाओ जब वाइड मेन, इसमें लिखो जा क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स, इसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स and call appropriate functions, create the object and call appropriate functions to enable the task। और टास्क इन्होंने सबसे टॉप पे बता दिया कि डिस्टेंस चाहिए और मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये काम है। तो चलो जाए यहाँ पे स्टार्ट करो, और कंस्ट्रक्टर तक तो लिख डालो, कंस्ट्रक्टर तक कुछ नया नहीं है, कंस्ट्रक्टर में 0 0 दे देना, दे तो कुछ भी सकते हैं। स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव का जब तक उसमें वैल्यू नहीं पता होगी साइज नहीं निकाल सकते हो। जैसे अगर हमने कह दिया लिखा हुआ है VXL, तो अब तुम साइज निकाल सकते हो स्ट्रिंग का। अब VXL 3 कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर लेता है 2 बाइट, तो ये 6 बाइट हो गए। हाँ, नहीं तो बिल्कुल से वो तो ये है स्ट्रिंग, एक ब्रैकेट, ये एरे करो स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग ए इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे साइज दे दो जितनी भी स्ट्रिंग। हाँ, बस 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 सिंपल डेटा टाइप है ये भी, बाकी काम तो कंपाइलर करेगा इंटरनली, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो उसकी कोडिंग देनी है बस। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर तक हो गया, ठीक है। चलो अब कंस्ट्रक्टर के बाद हम लोग जो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, देखो इंपोर्ट, क्लास का नाम दे दिया तुमने पॉइंट, क्लास का नाम पॉइंट ब्रैकेट,
दो डेटा मेंबर है, कोई और वेरिएबल यहाँ मत डिक्लेयर करना। बोर्ड में किसी भी क्वेश्चन में बोर्ड में आधा नंबर कटता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद कंस्ट्रक्टर में तो कुछ खास काम नहीं है, इसमें हमने कह दिया x की वैल्यू 0.0। अच्छा हम 0 दे दे तो चलेगा क्या? बोलो भाई, हम कहें 0.0 की जगह 0 दे दे चलेगा? चलेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू डबल में जा सकती है तो चल जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद आ जाओ void एक्सेप्ट। क्या बोला है इसके अंदर करने को? बोलो, void एक्सेप्ट के फंक्शन के अंदर क्या बोल रहे हैं? ये इनपुट करना है क्या? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई। तो हमने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का एक तो ऑब्जेक्ट बनाया। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट तुम ग्लोबल भी बना सकते हो, ठीक है ना। चलो इसके बाद हमने यहाँ पे बोला क्या? एसओपीएलएन एंटर कोऑर्डिनेट्स। एंटर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स नहीं होगा, कोऑर्डिनेट होगा ना, कोऑर्डिनेट। क्योंकि हम केवल एक ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कम कर रहे हैं। ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 बार एक्स वाई और एक्स वाई करेंगे, कि ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ही बार करेंगे। तो x इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, सही है, हाँ, नेक्स्ट डबल, और उसके बाद y इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। ये देखो x और y डबल टाइप के डिक्लेयर हो गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला फंक्शन बनाओ जाए void शो। और void शो में कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू को प्रिंट कर दो, लेकिन जो प्रिंट करना है जैसे वो कह रहे हैं उसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है तुमको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कह दिया void शो। void शो, और इसमें तो बस एक लाइन आनी है, सो पहले देखना, ये हमने क्या कहा? ऐसे प्रिंट करना है ना, पहले ब्रैकेट, ये x की वैल्यू है तो हमने डबल कोट्स में ये लगाया ब्रैकेट, प्लस ये x लिख दिया ना, तो इतना प्रिंट हो गया होगा। फिर क्या करें? डबल कोट्स में कॉमा दे दें, फिर क्या करें? कॉमा प्रिंट हो गया। फिर ये कहाँ, ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? y में, तो y लगा दिया। फिर इसके बाद फिर ये वाली वैल्यू ना, ये तो ये तो फिक्स वैल्यू है, तो डबल कोट्स में ऐसे बोलते नहीं, हमने ऐसे एक्स्ट्रा लिखवा दिया, थोड़ा फॉर्मेटिंग कैसे टाइप। ये अब आ जाओ, जब मेन चीज अब आ रही है, हमें निकालनी है डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच की, और रिटर्न भी करना है उसको। तो हमने कहा डबल डिस्टेंस, और हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ये ए और बी पहचान में आ रहे हैं कि नहीं? बताओ, ये ए और बी क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट, जिसका भी डेटा टाइप क्लास है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। एक दो क्लास के बाद थोड़ा सेट होगा, अभी शायद उतना नहीं सेट। और जो ऑब्जेक्ट है उसके पास इस क्लास के ग्लोबल वेरिएबल हैं, ग्लोबल की जगह इंस्टेंस वेरिएबल बोलना बेटर होगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है, इसके पास भी एक्स और वाई है, इसके पास भी एक्स और वाई है ना। हमें ये एक पहला x1 हो गया, ये दूसरा x2 हो गया, ठीक। तो अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हमने लिखा क्या? डबल डी, और फॉर्मूला में पता ही है सबको डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला, बट इसको जावा के टर्म्स में लिखना है हमको। तो इसका क्या नाम है, कोई बता सकता है? इसका x2 को क्या लिखेंगे? a डॉट एक्स। और यहाँ पे पता है मैथ के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि x1 पहले लिख दो x2, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे डबल डी इक्वल टू क्या? मैथ डॉट, हाँ, मैथ डॉट SQRT। अब इस बात को हम कैसे लिखें? इस बात को ये मैथ डॉट पाओ है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। मैथ डबल डी, और इसके हम नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उधर आएगा नहीं। मैथ डॉट पाओ, डबल डी के आगे लिखना है मैथ डॉट पाओ, एक मिनट सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है। मैथ डॉट SQRT, फिर क्या? मैथ डॉट पाओ क्या? हाँ, तो यहाँ पे a डॉट एक्स माइनस बी डॉट एक्स कॉमा 2, ये हो गया।
समझ में आ रहा है ना? ये हमने x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख दिया। और क्या होता है उसी में, अभी वो चल रहा है प्लस क्या, मैथ डॉट पाव ब्रैकेट के अंदर है अभी, मैथ डॉट पाव क्या, a डॉट वाई माइनस बी डॉट वाई कॉमा 2, और ये बंद कर दिया। और इसके बाद इस डबल डी का करना क्या है हमको, डबल डी का क्या करना है भाई, रिटर्न करना है ना? हो सकता है कभी कह देते प्रिंट भी करो, तो बट अभी फिलहाल रिटर्न करना है, तो हमने कह दिया रिटर्न डी, रिटर्न डी, जो डिस्टेंस थी वो रिटर्न भी हो गई। इसके बाद आ जाओ सेकेंड लास्ट फंक्शन, और उसके बाद फिर मेन। अब अगला फंक्शन है हमारा पॉइंट, पॉइंट मिड, मिड पॉइंट ए, ये लोकल है ए बी, तो बार बार ले सकते हो सेम नाम, उसमें लिया था इसमें भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है। अब जरा समझने वाली चीजें अब आ रही है, जरा ध्यान से सुनना भाई, ध्यान देना इस पे, ठीक है। अब हमारे पास दो, ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये वाला ए हो गया, इसके पास एक्स और वाई है, इसके पास भी एक्स और वाई है, तो एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, इसका भी एक्स वाई है, और इसके पास भी एक्स और वाई है। हमें निकालना क्या है इस बार, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कोई नंबर होगा कि एक पॉइंट होगा, ये बताओ, पॉइंट होगा, यानी उसके पास भी एक्स और वाई होंगे ना, तो जो मिड पॉइंट होगा वो भी नंबर नहीं होगा, वो भी एक्स और वाई के टर्म्स में होगा, यानी मिड पॉइंट इटसेल्फ इट विल बी एन ऑब्जेक्ट ना, ये एक ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने मान लो एक नाम दे दिया हमने, क्या, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया इसका एम, तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा लोकल। इस एक्स में वैल्यू कहां से आएगी, ये आएगी क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 से तो आएगी। तो हमें पहले एक ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसके लिए, मिडिल पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट के लिए ना, तो ये वो लोकल ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख लेंगे, यहाँ पे बोलो कोई, एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमको लोकल, हाँ वेरी गुड, पॉइंट एम, कोई भी नाम ले सकते हो बट मिड नहीं ले सकते, पॉइंट एम इक्वल टू क्या, न्यू पॉइंट ब्रैकेट। अब ये बताओ इस m के अंदर क्या होगा, बस अब इसके x और y में a के x और b के x को इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। अब लिखते चलो साथ में, तो अब हम लिखेंगे m के x में, देखो m के x में, हाँ बोलो कोई डाउट, ठीक, कुछ पूछ रहे थे, नहीं, अच्छा, m के x में कहां से वैल्यू आएगी बोलो, a का x, वो x1 हो गया एक तरह से ना, तो ठीक है, लिख लो यहाँ पे a डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स डिवाइडेड बाई 2, और 2.0 हम कह रहे हैं नहीं जरूरी है, क्यों, लगा दो तो ठीक है, बट जरूरी इसलिए नहीं है, एक्स और वाई कैसे हैं इस बार, डबल, ऊपर नीचे एक डबल हो, और लगाने का मन हो तो लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आ गया, ऐसे जरा वाई निकालो, वाई के भी कोऑर्डिनेट निकालो, तो अब हम लिखेंगे m डॉट वाई, ए डॉट वाई प्लस बी डॉट वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक, यहां तक समझ में आया। अब सुनना बहुत ध्यान से, लिखना नहीं अभी। अगर हम लोग इस कहते कि भाई ये जो मिड पॉइंट निकला इसको यहीं पे प्रिंट कर दो, यहीं पे रिटर्न मत कराओ, तो हम क्या करते पता है, हम लोग लिखते, अगर हम ये लिख देते a डॉट शो, तो इससे क्या होता, चलो बताओ पहले, तो शो फंक्शन कॉल होता, उसके अंदर क्या क्या प्रिंट हो रहे हैं, एक्स और वाई, वो किसके एक्स और वाई होते, इसके हिसाब से बताओ, एम के नहीं होते भाई, किस शो को किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, ए ने, जब ए ने कॉल किया तो ये ए के एक्स और वाई प्रिंट करता। अगर हम यहाँ पे बी डॉट शो करते तो
बी के, और एम डॉट शो कर देते तो एम के, यानी मिड पॉइंट प्रिंट हो जाते। हम वही करवा रहे थे बट फिर हमने चेंज करवा के रिटर्न करा दिया क्योंकि थोड़ा ये इजी था। अब हम क्या करें, अगली लाइन रिटर्न। रिटर्न किसको, रिटर्न क्या, देखो रिटर्न टाइप क्या लगा है क्लास में, रिटर्न टाइप क्या लगा है पॉइंट, और पॉइंट क्या एक क्लास का नाम है, और तो हमें कोई एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न क्या एम, ये एम का डेटा टाइप बोलो क्या है, एम का क्लास, दैट मीन्स पॉइंट, और देखो रिटर्न टाइप पॉइंट ही तो लिखा है, तो इसका ये ठीक है ऐसे, तो ये हो गया। अब आ जाओ फाइनली हम लोग इसको वाइड मेन बनाते हैं इसका। चलो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, कोई गेस करो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बनाओगे, तीन, तीसरा किस लिए, तीसरा किस लिए, एम के लिए, वेरी गुड। जो यहां से रिटर्न होके जाएगा उसको भी तो सेव करोगे, और वो भी ऑब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा नहीं, ये पॉइंट समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दो ऑब्जेक्ट में तो हम वैल्यू भरेंगे और तीसरे में कैलकुलेट होके आएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स, ठीक है, पी क्यू आर के नाम से बना लेते हैं हम लोग, पॉइंट ए भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट पी इक्वल टू न्यू पॉइंट, ये फिर ये देखो पॉइंट पी क्यू आर, पी और क्यू में हम वैल्यू इनपुट करेंगे, यानी ये एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात हो रही है, ए और बी जो डायग्राम में बता रहे थे। तो अब यहाँ पे हमने बोला SOPLN एंटर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा इसमें एक चीज थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए थी, इसमें एक चीज हम गलत कर रहे हैं, पता है क्या, हाँ नहीं यहाँ पे स्कैनर कुछ इनपुट ही नहीं करा रहे, इनपुट तो इस फंक्शन में होगा ना, वहाँ स्कैनर लगा है। यहाँ पे हम अगर SC.Nextend कराते वो हम कराएंगे, हम तो सबको कॉल कर रहे हैं, और कॉल वाले में स्कैनर ऑलरेडी लग चुका है, और नहीं तो ग्लोबल लगा लो तो अगर दिमाग में कभी कंफ्यूजन है सबसे अच्छा। ठीक, अब सुना यहाँ पे क्या मिस्टेक क्या हो रही है, ये हम जब, हाँ ये मैसेज दो बार प्रिंट हो रहा है, हमने लिखा एंटर कोऑर्डिनेट, अब हम इनपुट वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे, और इनपुट में भी एक मैसेज दे रहे थे क्या, एंटर कोऑर्डिनेट्स, तो अभी तो हमने दे दिया है, अगली बार से उस वाले में जहां पे इनपुट होगा मैसेज नहीं देंगे, मैसेज यहाँ पे देंगे, क्लियर हुआ। तो ये कोई मिस्टेक नहीं मानी जाती है क्योंकि मैसेज के मार्क्स नहीं है, तो हम इसको लिखा रहने दो अभी, ठीक है। तो अब क्या करें बताओ, हम चाह रहे हैं कि किसमें ऑब्जेक्ट पी में इनपुट करा लें एक्स और वाई, और क्यू में इनपुट करा लें एक्स और वाई। तो इसको इनपुट के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन था, तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा, पी डॉट क्या, हाँ एक्सेप्ट था, अच्छा पी डॉट एक्सेप्ट, पी डॉट एक्सेप्ट, ये सबको समझ में आया, ऐसा इसको कॉल करने से होगा क्या, हाँ एक्सेप्ट फंक्शन में जाएगा, और एक्सेप्ट में हम क्या चीज करा रहे हैं, एक्स और वाई को इनपुट करा रहे हैं, तो वहां पे एक्स और वाई इनपुट होंगे, किसके होंगे, पी के। तो अब यहाँ पे इस पी को एक स्पेशल नाम दिया जाता है क्या, करेंट ऑब्जेक्ट, आगे हम लोग यूज करेंगे करेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर ऐसे ही हमने क्या कर दिया, क्यू डॉट एक्सेप्ट, क्यू डॉट एक्सेप्ट, ये हमारे पी और क्यू तो आ गए ना। चलो नहीं हो रहा छोटा, ठीक, पी और क्यू आ गए। अब हमें क्या करना है, फंक्शंस को कॉल करना है, पी और क्यू के बाद पी और क्यू के बाद अब क्या करें, अगला लाइन कोई बताओ, हम पहले मिड पॉइंट की वो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस एक फंक्शन बनाए ना डिस्टेंस नाम का, डबल डिस्टेंस वाला बनाए, हम डिस्टेंस को कॉल करेंगे, ठीक है। और तो हम ऐसे लिखेंगे एम डॉट, नहीं पी क्यू आर, आर ऑब्जेक्ट आर डॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस और क्या यहाँ पे
पी कॉमा क्यू, सही है गलत है? हाँ नहीं, मिड पॉइंट नहीं, डिस्टेंस निकालना। तो क्या यहाँ पे मिस्टेक क्या है? हाँ, ये फंक्शन P और Q ऑब्जेक्ट को कॉपी करेगा A और B में, और वो डिस्टेंस निकाल के क्या करेगा, डिस्टेंस को रिटर्न करेगा। तो जो वैल्यू रिटर्न आएगी उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कोई वेरिएबल लोकल ले लेंगे, डबल डी, चाहे तो डी भी ले सकते हो, डबल डी, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने डिस्टेंस इक्वल टू प्लस डी। एक काम मेरा हो गया, ठीक है ना, एक काम तो हो गया डिस्टेंस वाला। अब हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट के लिए भी एक फंक्शन बनाया ना, मिड पॉइंट नाम का। तो क्या लिखोगे, आर डॉट, अच्छा अब कुछ लोग यहाँ पे, हाँ बोलो, कोई कुछ, क्या नहीं, आर मिड पॉइंट नहीं है, मतलब ये हमने आर एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है, ये हम लोग अगले टर्म पे इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे फिलहाल के लिए आर भी लिख सकते थे, पी भी लिख सकते थे, क्यू भी लिख सकते थे, ठीक है। अभी ये आर लिख लो, और हम चाहे तो आर के बिना भी लिख सकते थे, ठीक है। अभी आर लिखा रहने दो, हम लोग अगली क्लास में इस पर थोड़ा डिटेल में आएंगे। अगली क्लास में समझ जाओगे कि क्या फर्क, क्योंकि अभी टाइम कम है। आर डॉट अब क्या करें बताओ, हाँ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आर डॉट, थोड़ा गलत है, अभी हम बताएंगे क्या गलत है। आर डॉट मिड पॉइंट, ये सही है गलत है? गलत है। क्यों? मिड पॉइंट को कितने ऑब्जेक्ट चाहिए ब्रैकेट में? दो। किसके? ए और बी के लिए ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्या लिख दें, ए और बी नहीं लिख सकते क्या? नहीं, क्योंकि मेन में ए बी है ही नहीं, मेन में तो हाँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पी कॉमा क्यू कर दोगे, सही है? हाँ हाँ, ये यहाँ तक सही है, बट ये अभी थोड़ा गलत है, क्योंकि ये फंक्शन मिड पॉइंट रिटर्न कर रहा है ना, किसको, एम को। तो जो रिटर्न होगा वो एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा स्टोर, हमने आर में ही ले लेते, आर में। तो आर में क्या आ गया, एम के ऑब्जेक्ट की वैल्यूएबल आर में आके कॉपी हो गए। और अब हम लोग क्या करेंगे लास्ट में, लास्ट में क्या प्रिंट करेंगे भाई, हाँ एसओपीएलएन मिड पॉइंट, एक मैसेज भी दे दो, मिड पॉइंट इज, और फिर क्या कर देंगे, आर डॉट शो। ये कोऑर्डिनेट किसके प्रिंट कर रहा होगा, आर के, क्योंकि आर डॉट शो कर रहे हो। अगर इस प्रोग्राम में एक छोटा सा क्वेश्चन और फिर खत्म करते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में ऐसा होता कि हम लोग प्रोग्राम में हमसे कहा जाता ओरिजिनल कोऑर्डिनेट भी प्रिंट कराओ, तब क्या करते हैं बताओ। इसी में अगर कहा जाता ओरिजिनल कोऑर्डिनेट जो तुमने इनपुट, तो पी डॉट शो लिख देते और समझ में, तो ओरिजिनल के भी वो प्रिंट करा देता। ठीक, चलो बस इतना कर लो।